बच्चों, अपना इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन चल रहा है और इंग्लिश लिटरेचर में आप देखिए हम कवर कर रहे हैं पोएट्री पार्ट। पोएट्री पार्ट में भी हमारा कवरिंग हो रहा है पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्या आपको नहीं लगता ये जो टाइटल है ये समथिंग डिफरेंट लग रहा है ना? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, हमारे साथ है, बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ये जो वाक्य है ये व्यंग्य के रूप में तो नहीं है। हम इसे पढ़ेंगे और हम यह भी देखेंगे कि हमारे ये जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ सर हैं, वो हमें इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। हमने विलियम वर्ड्सवर्थ सर के बारे में फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर लिया था कंसेप्ट, हमने पोएट के बारे में पढ़ा था, हमने समरी ऑफ द पोएम पढ़ी थी और हमने लिटरेरी डिवाइसेस को भी यूज़ में लिया था। तो सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ सर की बात करते हैं। तो जब इनका 1770 में बर्थ हुआ तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर बर्थ इनका जैसे ही मैच्योरिटी टाइम, इट मीन्स ये 27-28 साल के हुए, इन्होंने पोएम्स के प्रति झुकाव इनका शुरू से ही था और फिर इनके वॉल्यूम्स निकलने लग गए। इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम लिरिकल बैलेड्स अपने फ्रेंड एस.टी. कोलरिज सर के साथ में 1798 में पब्लिश किया था और हम क्या देखते हैं कि लिरिकल बैलेड्स में इनका बहुत अच्छा कलेक्शन था, अलग अलग पोएम्स थी जो हम सबको रीड आउट करने को मिलती है। हमने बात की इनके अवार्ड्स की, हमने क्या देखा, इनको ऑनरेरी अवार्ड दिया गया 1838 में दिया गया, द सेम अवार्ड 1839 में दूसरी यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। हम क्या देख रहे हैं, कई सारे पोएम्स इनके द्वारा लिखी गई है। बट इन द ईयर 1850 हम क्या देखते हैं कि इनका डेथ हो गया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ सर की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का जो बैकग्राउंड है वह है। अगर हम इनके लाइफ की एन्जॉयमेंट की बात करते हैं या फिर हर आदमी की एक तमन्ना होती है कि हम अपना मनपसंद समय कहाँ बिताएं, तो अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ सर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने अपना ज़्यादातर समय लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताया है। प्लस ये फॉरेस्ट के आसपास ज़्यादा रहते थे, ये ग्रीनरी के आसपास ज़्यादा रहते थे, ये हिल्स के आसपास ज़्यादा रहते थे, कारण कि ये नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। और जो व्यक्ति नेचर से जुड़ा हो वह अपने आप में पूर्ण होता है। अब आप देखिए, हम इस पोएम की बात करते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये कंपोज की गई थी 1802 में। इसका कंपोजिशन कब हुआ था, 1802 में इसको कंपोज किया गया, बट इसे पब्लिश किया गया 1807 में। आप अभी का टाइम देखिए, हमारे पास में लैपटॉप है, हमारे पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है और हमारे पास में खूब सारा डाटा है। इंटरनेट डाटा की बात कर रही हूँ मैं, तो खूब सारा डाटा है। तो हम क्या करते हैं, अपना जो टाइम है मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा जी रहे हैं। आप सोचिए 1802 में जब ये पोएम लिखी गई थी उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे। उस वक्त अगर पोएट इतना परेशान होके इस पोएम को लिख रहे हैं कि लोग नेचर के बिल्कुल करीब नहीं आ रहे हैं, लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ चले गए हैं। क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड चल रहा था। लोग अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे बजाय अपने आप को नेचर के करीब लाने के। तो ये कंडीशन अगर 1802 में होती जो एट प्रेजेंट है कि वी आर ऑलरेडी ऑलवेज यूजिंग आवर टाइम इन मोबाइल, नेट पैक को फुल रखते हैं और उसको शाम तक तो बेचारा वो डेटा कंज्यूम्ड की हालत में आ जाता है। तो क्या आप और हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं क्या, नेचर के करीब हैं क्या? अगर नहीं हैं तो हमें इस पोएम से ये इंस्पिरेशन लेना है कि हमें अपना मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल जरूर करना है, अपना इवनिंग वॉक का शेड्यूल जरूर करना है और हमें नेचर के करीब जरूर जाना है। साल में एक बार कहीं न कहीं ऐसी प्रकृति की, वादियों की, छटाओं के आसपास जरूर जाना है ताकि हम अपने आप को बहुत ही शांत महसूस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हकीकत है कि अगर हम अपने आप में प्रकृति की गोद में होते हैं तो हम वाकई में मानसिक रूप से बहुत फ्रेश फील करते हैं और आप भी फ्रेश फील करेंगे, देखिएगा आप। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पोएम को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसका पेट्रार्कन सोनेट के रूप में है।
पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसमें ऑक्टेव और सस्टेव करके दो भागों में 14 लाइंस के जो पोयम है, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट्स जो होते हैं वो 14 लाइंस में डिवाइडेड होते हैं। कितने लाइंस में होते हैं बच्चों? 14 लाइंस में होते हैं। और ये जो 14 लाइंस है पेट्रार्कन सोनेट के रूप में यहाँ पे यूज़ की गई है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है पोएट ने। और अगर हम बात करें इसमें ऑक्टेव में, मैंने आपको बताया ऑक्टेव मीन्स 8 लाइंस का जो फर्स्ट पार्ट है वह, और सस्टेट मीन्स लास्ट के जो 6 लाइंस है। ऑक्टेव में अलग तरह की बात की जाती है, कहीं पे ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं, कहीं पे रीजनिंग्स ली जाती है, कहीं पे अपने मन की बात की जाती है। लास्ट के जो सस्टेट है उसको कंक्लूजन पार्ट के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ का ये जो पोएम का पार्ट है ऑक्टेव 8 लाइन्स, सस्टेट 6 लाइन्स में डिवाइडेड है। इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम आ रही है ए बी बी ए, और ये ऑक्टेव का पार्ट हो गया। अगर हम बात करें सस्टेट की तो हम क्या देखते हैं, सी डी एंड सी डी। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने लिटरेरी डिवाइसेस में अलग अलग टाइम बिंग आपको हर तरह के लिटरेरी डिवाइसेस को भी फर्स्ट पार्ट में मेंशन किया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जब ये पोएम पब्लिश की गई थी तो ये 2 वॉल्यूम्स में इसको बताया गया था। देखिए, पब्लिशिंग 1807 में 2 वॉल्यूम्स में आई थी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पहचान हुई वो किस तरह से हुई, रोमांटिक पोएट के रूप में हुई। और इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज के रूप में इनका बहुत ही अमूल्य योगदान था। तो ये हमने पोएम की बात की, पोएट की बात की। और अब हम स्टेंजा इसका फर्स्ट कवर करते हैं। देखिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पोएम की जो टाइटल है उसी को इसका फर्स्ट लाइन में कवर अप किया गया है। लेट एंड सून, देखिए यहाँ पे कई जगह एंटोनिम्स जो हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे। एंटोनिम्स का यूज़ करके अपनी बात को पुख्ता रूप में वर्ड्सवर्थ सर ने हमें कहा है, लेट एंड सून ये संसार हमारा होगा। कब होगा? लेट एंड सून, या तो बहुत ही दिनों बाद होगा या बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसको कंटिन्यू देखिए, द वर्ड का मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं बच्चों, इट मीन सांसारिक वस्तुएं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की मोबाइल की, हमने थोड़ी देर पहले बात की लैपटॉप की, पीसी की, और ढेरों ऐसे प्लेटफॉर्म्स, एप्स जिनको हम पूरे दिन यूज़ करते हैं। हमारे बच्चे पूरे दिन यूज़ करके अगर वो पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं देन वेरी गुड, बट इफ़ दे आर यूजिंग इट इन अ नेगेटिव वे तो हम खुद क्या देखते हैं कि ये जो टाइम बीइंग है, इम्पॉर्टेंट टाइम है, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि खराब हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। द वर्ल्ड इट मीन्स सांसारिक वस्तुएं, टू मच इट मीन्स मोर देन द प्रॉपर लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होती है। आपको भी पता है, आपको ऐसे में भी लिखा जाता है कि इंटरनेट इज़ बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, लिखिए 250 शब्दों में। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग यूज़ और मिसयूज़ होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ दैट वी आर टेकिंग यूज़ ऑफ दिस और मिसयूज़ ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे लेट एंड सून को देखिए क्या कहा गया, किसी भी समय, एट एनी टाइम। सांसारिक वस्तुएं जो हैं एक समय से अधिक हमें किसी भी समय मिलती है, एक उच्च सीमा से ज़्यादा हमें मिलती हैं, तो क्या होता है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। अगेन देखिए, लेट एंड सून में हमने क्या यूज़ किया, एंटोनिम यूज़ किया, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। यहाँ पे देखिए ये आईएनजी फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो बात को प्रभावशाली तरीके से रखना वर्ड्सवर्थ सर की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ बच्चों। ले वेस्ट का मतलब होता है गेट यूज्ड अप फॉर नो प्रॉफिट, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी बेनिफिट के हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं
तो हम यहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। और पावर्स, कौन सी पावर्स की यहाँ पे बात की गई है? हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, सामर्थ्य होता है किसी भी काम को करने का, तो उसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। आई हैड ऑलरेडी मैंशनड यू इन द फर्स्ट पार्ट एंड टुडे आल्सो इन द सेकंड पार्ट। क्या कहा मैंने आपको कि वर्ड्सवर्थ सर जो हैं वो इंसान की भौतिकवादी प्रवृत्ति की तरफ, उन्नत होने की जो बात थी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ इंसान जा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो यही लाइनें जो है इस चीज़ को बता रही हैं कि हमें किसी भी तरह से अपना जो अमूल्य समय है उसको वेस्ट नहीं होने देना है। हमारे अंदर जो अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत कुछ करने का जो मादा है, आपने 10th की पोयम पढ़ी होगी, माई गुड राइट हैंड, है ना? तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस अच्छा करने की कैपेबिलिटी को हमें आगे से आगे बढ़ाना भी होता है। तो यहाँ पे इस पोयम की लाइनिंग को आप समझें, इसको ग्रेसअप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। फर्स्ट लिटिल, लिटिल इट मीन्स बिल्कुल भी नहीं। लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट यहाँ इस पोयम से अगर हम कोरिलेट करते हैं तो लिटिल मीन्स बिल्कुल भी नहीं। हर्ट्स इट मीन्स जो हार्ट टचिंग फीलिंग्स होती हैं। आप देखिए कई बार हम कहते हैं कि इंसान की आत्मा तो मर गई है, उसको किसी गलत चीज़ को करने से भी दुख नहीं हो रहा है, उसके सामने कोई गलत चीज़ हो रही है तो भी उसे एहसास नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वर्ड्सवर्थ को पिंच करती हैं, और वो क्या कहते हैं, सॉर्डिड बून, अनप्लीजेंट जो चीज़ें हैं उसकी तरफ वो ध्यान आकर्षित करते हैं। ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स बताए, मैं लाइंस को समराइज करके आपको बताती हूँ। लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स, हमारी जो चीज़ें हैं इस प्रकृति में, पेड़ पौधे, पहाड़, झीलें, नदियाँ और सागर, और अगर हम बात करें हरियाली की, हम बात करें पशु पक्षियों की, उनकी चहचहाट की, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। वर्ड्सवर्थ सर क्या कह रहे हैं कि ये जो नेचर में चीज़ें हैं ये सब हमारी हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हम अपनी आत्मा से मर गए हैं। हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं फिनिश हो गई है। क्यों फिनिश हो गई है? क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये सब जो चीज़ें हैं असॉर्डेड बोन हमें एक गंदगी की तरफ ले जा रहे हैं। इट मीन्स हम जो चीज़ यूटिलाइज, हमारा समय का जो हम यूटिलाइजेशन कर सकते थे अच्छे कार्य के लिए, वह नहीं हो पा रहा है, और इंसान जो है वो कहीं ना कहीं गलत की तरफ झुकाव कर रहा है। स्टेंजा सेकंड हम कवर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। बॉसम, बॉसम मीन्स शो ओपनली, खुले रूप में दिखाना। आप देखिए पहले लाइन का, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, जो समुद्र है, सागर है, वो क्या कर रहा है, जो मून की चांदनी है, बॉसम चांदनी, आपने देखा चांद जब फुल मूनलाइट होती है, चांद चमकता है तो हमें कितना अच्छा एहसास होता है। हम क्या कहते हैं, चांद की चांदनी में जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ही शीतल शीतल मंद रूप से लहरा रही हैं। तो यहाँ पे प्रकृति का वर्णन, नेचर का वर्णन वर्ड्सवर्थ सर ने किया है। द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स। होलिंग, होलिंग मीन्स हवा के बहने की आपने एक साउंड सुनी होगी, मेकिंग अ लाउड साउंड। कहीं पे आप देखिए अगर आंधी आती है तो हवा का अलग साउंड होता है, तूफान आता है तो अलग साएं साएं हम, आपने सुना होगा गर्मियों की जो लू होती है उसमें अलग तरह का। तो ये जो विंड्स का साउंड है, मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस में भी इस चीज़ को बताया था कि कहीं ना कहीं लिटरेरी डिवाइसेस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये लाइंस मैंने आपको वहाँ पे भी कवर करके मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे सिमिली मेटाफर का यूज़ करके या फिर सी को पर्सोनिफाई किया गया है, सी को पर्सोनिफाई किया गया है। विंड्स हैं,
विंड्स को एक आवाज के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ सर कहते हैं द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र जो है वो चांद की चांदनी में एकदम शीतल मंद रूप से बह रहा है। और द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवा है वो जोरदार आवाज की तरह हु करके बह रही है। नेक्स्ट लाइन्स देखिए इसमें, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लिपिंग फ्लावर्स। अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। देखिए अप गैदर्ड मीन्स ऑल टुगेदर रेडी और इंक्लाइंड, सब एक साथ तैयार होके। फॉर दिस का मतलब है फॉर द ब्लिस ऑफ नेचर, प्रकृति का आनंद लेने के लिए। यहाँ पे जो पोएट है वो नेचर के बहुत करीब है और वह ये चाहता है कि ये जो इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं वापस अपनी आत्मा के साथ रहे और अपनी आत्मा को प्रकृति के साथ जोड़कर देखे, तो वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकता है। We are out of tune, it means isolated from the main stream of life। हमारे विचार, हमारी रुचियाँ, हमारी भावनाएं, ये सब हमारी जिंदगी से अलग हो चुके हैं। देखिए एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लिपिंग फ्लावर्स, और ऐसा हाल हो गया है, सब एक साथ तैयार तो हो गए बट स्लिपिंग फ्लावर्स इट मीन्स जो सोते हुए फूल होते हैं, आपको पता है वो अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेते हैं। तो वहाँ पे इंसान को बताया गया है कि जो इंसान है उसने अपने दिल रूपी पंखुड़ी को बंद कर लिया है, वहाँ पर वो प्रकृति के विचारों को, अपने नेचर के करीब आने के विचारों को बिल्कुल भी नहीं आने दे रहा है। फॉर दिस, और ये जो प्रकृति के करीब आने का जो आनंद है इसको इंसान भुला चुका है। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और सभी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई है। उसकी रुचि थी किताबें लिखने की, परंतु उसको कमाने जाना है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड यू कि ये जो 1802 का टाइम पीरियड था वो औद्योगिक क्रांति चल रही थी। औद्योगिक क्रांति की वजह से हर इंसान चाहता था कि मैं भी उसमें पार्ट लूं, मैं भी वहाँ पे कमाने के लिए जाऊं, और कमाने के बाद में वो कहते हैं ना कि दिखावे वाली दुनिया। आज उसके घर पे फ्रिज है तो मेरे घर पे भी फ्रिज होना चाहिए, आज उसके घर पे एसी है तो मेरे घर पे भी एसी होना चाहिए, या XYZ ऐसे ही आगे कई सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ सर यहाँ पे पोएट जो है वो ये मेंशन करते हैं कि जो इंसान है वो विचारों से, रुचियों से, भावनाओं से अलग हो गया है। आप खुद देखिए, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो क्या आप आपस में वो वाला टाइम पीरियड दे पा रहे हैं क्या जब खूब मस्तियाँ होती थी, जब हम एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, जब हम एक दूसरे को चुटकुला सुनाया करते थे, जब हम खुल के हंसते थे। नोट करिए इस चीज़ को, हम खुल के हंसते थे। हम जैसे ही शाम होती थी हम मैदानों में खेलने जाते थे। तो क्या वो एहसास अब है क्या ग्रुपिज्म, समूह में रहना इंसान भूल गया है क्या? अगर भूल गया है इनके हिसाब से भी और हम सब के हिसाब से भी, तो हमें वापस उस दुनिया में आना है जहाँ पे हम 24 आवर्स में से कुछ एक आवर्स अपनी और अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड सर्कल की, अपने गार्जियंस की, पेरेंट्स की, फैमिली की, सोसाइटी के लिए हमें वह टाइम ज़रूर देना है, ताकि हम सारे जने मिलके पार्क में जाएं, सारे जने मिलके गार्डन में जाएं, सारे जने मिलके प्लेग्राउंड में जाके अपना कोई मैच खेलें। तो आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, शांत वातावरण, और वहाँ पे आप सब वहाँ जाके यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप बाग बगीचे देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वह इंसान को मिस नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर थर्ड देखिए इसमें, इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी। तो यहाँ पे पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं बच्चों आपको। इट मूव्स अस नॉट, इट मीन्स प्रकृति की ये जो घटनाएं हैं, आप देखिए समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं। आप देखिए अब
सन जो है वो सुबह आता है शाम को चला जाता है, मून है रात को आ रहा है सुबह चला जा रहा है, 15 दिन आ रहा है, 15 दिन अमावस और पूर्णमासी की ये जो कलाएं हैं ये हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या आपने कभी महसूस किया कि हम अपने घरों से उठ के, जो पहले लोग रहते थे छतों पे चांद को देखने के लिए, चांद की चांदनी को देखने के लिए, क्या अब वो इंसान महसूस करती हैं क्या वो चीज़ों को? अगर नहीं करते हैं तो बच्चों अपने पेरेंट्स के संग इस चीज़ को, इस मोमेंट्स को महसूस ज़रूर करना सीखिए। आप खुद देखेंगे कि जो हमारे सप्तऋषि मंडल है, जो हमारे रात के समय आसमान में कई चीज़ें हमें जो दिखाई देती हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही रोल होता है। चांद आ रहा है, बादल बीच में आ रहे हैं, तो उनका ये जो आना और जाना है ये एक दिमाग को शांति देने वाला होता है। तो हमें ये जो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं इनको ज़रूर महसूस करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल एंड टेक नो इंटरेस्ट इन हिम। अब हम इन सब से बिल्कुल प्रभावित भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें एसी में सोना है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा रात तक बैठ के इंटरनेट पे कोई फिल्म देखनी है, इंटरनेट पे बैठ के अपने फ्रेंड्स के संग चैटिंग करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं वर्तमान टाइम की बता रही हूँ। पोएट ने 1802 में लिखा है, तो पोएट वहाँ 1802 में भी इस स्ट्रगल को फील कर रहा है। तो सोचिए अगर ये टाइम पीरियड में पोएट को लिखना होता इस टॉपिक के ऊपर तो क्या पोएट किस तरीके से अपने आप को मेंशन कर पाते। तो यहाँ पे 1802 में भी पोएट को जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? कि इंसान जो है प्राकृतिक घटनाओं से बिल्कुल अलग हो गया है। इंसान जो है वो बिल्कुल भी अनुभव ही नहीं कर पा रहा है अपने आप में। सुखद जो संचार होते हैं, सुखद विचार होते हैं, उनको महसूस ही नहीं कर पा रहा है। ग्रेट गॉड आई वुड बी रेदर बी, और वो भगवान को कहते हैं, हे भगवान मैं क्या बन जाऊं। देखिए अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्म। पैगन सकल्ड मीन्स, पैगन का मतलब बताती हूँ बच्चों मैं पहले आपको, पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम हु बिलीव इन मैनी गॉड्स एंड वर्शिप आइडल्स। आपको देखिए हम जो हैं हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, राम सीता भी की भी करते हैं, शिव पार्वती की भी करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और कृष्ण, राधा, रुक्मणी, है ना। तो हम जो है कई सारे जो आइडल्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, उनमें बिलीव करते हैं। तो पोएट क्या कहता है कि मुझे तो वही पैगन बना देना। सक्कल्ड, सक्कल्ड मीन्स ब्रैड, पालन पोषण किया हुआ। इट मीन्स वो नॉन मुस्लिम व्यक्ति, वो नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति जो सभी गॉड्स में बिलीव करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ सर जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे तो वैसा ही पैगन बना दीजिएगा इन क्रीड आउटवर्ड। क्रीड आउटवर्ड मीन्स, क्रीड मीन्स अ रिलीजियस बिलीफ, कोई धार्मिक आस्था। आपको पता है कि गॉड होगा, गॉड होगा तो इंसान गॉड को, किस तरह के गॉड को चाहना पसंद करता है। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है कि हम हर गॉड में, हर फेस्टिवल में बिलीव करते हैं। जब क्रिसमस आता है तो हम उसे एंजॉय करते हैं, जब ईद आती है तो हम सेवइयाँ खाने शुरू कर देते हैं, और हमारे खुद के तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन और ढेरों त्योहार है जिनको हम मनाते हैं। तो इस तरह से ये जो पोएट हैं ये अपनी बात रख रहे हैं। पोएट कह रहे हैं लास्टेड फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, हैंस ओल्ड, बहुत पुराना। इट मीन्स पोएट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि मैं पैगन बन जाऊं, ऐसा इंसान बन जाऊं जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, ऐसी चीज़ बन जाऊं जो एक धार्मिक आस्था की चीज़ है। और बहुत पुराने समय में इंसान इसी तरह से होता था। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मुझे तो पैगन ही बना दो हे भगवान। और क्या कहते हैं, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली। ली मीन्स घास का मैदान, समुद्र के किनारे घास का मैदान है।
तो पोएट कह रहे हैं कि सो माइट आई, मुझे तो ऐसा बना दो जहाँ बहुत सुंदर, ली मीन्स घास का मैदान है, मैं वहाँ पे जाऊँ, हरा भरा वातावरण देखूँ, हरी भरी चीज़ों को देखूँ और उस चीज़ को एंजॉय करूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखिए, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। फॉरलॉन इट मीन्स अकेला, अनाथ, और ग्लिम्सेस मीन्स झलकियाँ, किसी चीज़ की झलक दिखना। हम कई बार बैठे होते हैं और हमें एहसास होता है कि क्या एक चिड़िया यहाँ से उड़ के गई थी क्या, तो हम उसको देखते हैं, फिर हम इधर उधर देखते हैं कि हाँ, इधर से जाके वो इस पेड़ के ऊपर बैठी हैं। तो इसी तरह से जो ग्लिम्सेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं पोएट कह रहे हैं, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। मैं अकेला भले ही रहूं पर मुझे हरियाली चाहिए, मैं अकेला भले ही रहूं मुझे समुद्र का वातावरण चाहिए, मैं अकेला भले ही रहूं मुझे हरियाली चाहिए, पहाड़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कोरिलेट करके बता रही हूँ कि पोएट की अंदरूनी इच्छा है प्रकृति के नज़दीक रहने की। Have sight of Proteus rising from the sea. Proteus it means a sea god, एक तरह का समुद्री देवता होता है ग्रीक माइथोलॉजी में, who made prophecies and disappeared. एक ऐसा जो भविष्यवाणियाँ, एक ऐसा हम कह सकते हैं, प्रोटियस एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा देवता जो अपनी गर्दन को समुद्र से ऊपर उठाता है, भविष्यवाणियाँ करता है और भविष्यवाणियाँ करने के बाद में वो वापस ओझल हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे तो आप वैसा बना दीजिए। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से उठने वाला जो देवता होता है ना, मुझे वैसा बना दीजिए कि वो मैं भी भविष्यवाणियों को देखूं, करूं और वहां से निकल जाऊं। देखिए यहाँ पे, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। Triton means a sea god who appears blowing a shell, and his body above the waist is that of a man, below it of a dolphin. एक ऐसा व्यक्ति जो आधा तो मनुष्य है परंतु आधा मछली के रूप में है। किस तरह से है? डॉल्फिन जो मछली होती है उस तरह से उसका नीचे का आधा शरीर है। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं तो कुछ ऐसा बन जाऊं जो समुद्र के पास में रहूं, वहाँ पे जो ट्राइटन है उसकी तरह मैं रहूं। और शंख बजाने का आपको पता है इंडियन जो ट्रेडिशन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरह से पोएट भी चाहते हैं कि मैं इस तरह के वातावरण में रहूं। तो बच्चों, कुल मिला के आपको समझ में आया होगा, जो पोएट है वो नेचर के बहुत करीब है और वह इस चीज़ से दुखी है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1802 में हुआ था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को ही अपने पिंजरे में बंद कर लिया है। इट मीन्स वो ना हंस पा रहे हैं, ना वो कोई चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, ना वो अपने जो रिश्तेदारी, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल्स है वहाँ पे आना जाना कर पा रहे हैं, ना वो कहीं क्लब्स में या कहीं पार्क्स इत्यादि में आ जा रहे हैं। तो लोग ऐसे हैं तो उनके बच्चों को क्या एटमॉस्फेयर मिला होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम। आपको सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।